आप सबको वेलकम इस पैनल डिस्कशन में। हम एक आहिनी दीवार हैं आपके और नसीबो लाल के बीच में, लेकिन आई होप कि आप हम जो बातें करें आज, और होपफुली अगर आप लोगों के पास कोई सवाल भी हों तो आई होप कि हमारी जो गुफ्तगू है, जो हमारी कॉन्वर्सेशन है, वो मज़ेदार हो और हम उससे कुछ सीख भी सकें होपफुली। मेरा नाम हया फातिमा इकबाल है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर हूँ और मैं कराची में बेस्ड हूँ। और हमारा जो आज का पैनल है उसके आई थिंक टॉपिक पे बात करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ हमारे ज़बरदस्त किस्म के पैनलिस्ट का। हमारे साथ फ़ातिमा सत्तार मौजूद हैं। फ़ातिमा फ़िल्म्स लिखती हैं, फिल्म्स एडिट करती हैं और कलरिस्ट भी हैं। सो इन दैट वे फ़ातिमा इज़ अ वेरी यूनिक पर्सन राइट नाउ, जिनका काम प्री प्रोडक्शन से लेके पोस्ट प्रोडक्शन के आखिरी मराहिल तक रहता है। और फ़ातिमा ने कई फिल्म्स बनाई हैं और फ़ातिमा का मोस्ट रीसेंट काम ये है कि जो फ़िल्म है कमली, वो फ़ातिमा ने लिखी है और फ़ातिमा ने उसको कलर भी किया है। उसके बाद हमारे जो अगली पैनलिस्ट हैं वो हैं तज़ीन बारी। तज़ीन बारी 10 साल से ऊपर से डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रही हैं पाकिस्तान में। बहुत इंटरेस्टिंग किस्म के सब्जेक्ट्स पे काम कर चुकी हैं। तज़ीन की जो कुछ फिल्म्स हैं उनमें से एक फ़िल्म है वोट फॉर एक्स, एक फ़िल्म है लेटर्स फ्रॉम डेथ रो, और इसके अलावा भी तज़ीन ने काफ़ी सारी फिल्म्स बनाई हैं डॉक्यूमेंट्री की। आई थिंक इट वुडंट बी एन एग्जैजरेशन टू कॉल तज़ीन वन ऑफ द टॉप documentary directors in Pakistan right now. She also produces documentary films और तज़ीन Documentary Association of Pakistan की co-founder भी हैं। Welcome तज़ीन। And then we have Nirmal Bano. Nirmal स्क्रीन राइटर हैं, जिसका मतलब है कि निर्मल का ताल्लुक फ़िक्शन फिल्म से है। निर्मल फिल्म्स लिखती हैं और उसके अलावा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA में पढ़ाती भी हैं। और निर्मल का जो आई वुड से मोस्ट रीसेंट काम रहा है वो ये है कि इन्होंने ज़िंदगी तमाशा लिखी है। सो आई होप कि हमारी जो गुफ्तगू है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि हमारे पैनल में दो ऐसे लोग हैं जो कि फ़िक्शन फिल्म से काम करते हैं और एक ऐसे शख्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट्रीज़ में काम करते हैं और इस वक्त अपनी फ़र्स्ट फ़िक्शन पर भी आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हैं। फ़ीमेल गेज़ के बारे में बहुत बात होती रही है। एक्चुअली आई वुड से कि पिछले 5-6 साल में पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मेल गेज़ पे बहुत बात हुई है कि मर्दों का जो देखने का तरीका है दुनिया को या औरतों को या डिफरेंट किरदारों को, वो हमें अक्सर अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में, अपनी फिल्म्स में, अपने ड्रामाज़ में, इवन अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ में नज़र आता है। और आई थिंक उस पर तो काफ़ी अरसे से बात हो रही है कि उसके होने से क्या होता है। बट आई थिंक आज जो बात करने की कोशिश है वो ये कि हम कॉन्वर्सेशन को फ्लिप करें और हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि जब फीमेल गेज़ होती है तो ऐसा क्या मैजिक होता है या ऐसा क्या अच्छा होता है जिसकी वजह से हमें और स्ट्राइव करना होगा कि हम अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़, फ़िक्शन, डॉक्यू फ़िक्शन जो भी बनाएं उसमें हम विमेन और जेंडर माइनॉरिटीज़ की आवाज़ों को हाईलाइट करने की, उनको एम्पलीफाई करने की कोशिश करें। तो मेरा जो पहला सवाल है वो आप तीनों से है एक्चुअली और वो सवाल ये है कि अगर आप, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा खासा बड़ा काम अब कर लिया है पाकिस्तान में, चाहे वो फ़िक्शन हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, मेरे ख्याल में डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि आपने अपने काम में कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किस तरह से फ़ीमेल गेज़ को अप्लाई किया है, और जब अप्लाई हुआ है तो आपके पास क्या एग्जांपल्स हैं अपने ही काम में से जिसको आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, सो दैट if we don't realize what exactly does it mean to have a female gaze on a film, हम उससे कुछ सीख पाएँ। So let's start with you तज़ीन। आप अपने काम से शुरू करें and then we'll talk to others. Thank you, Haya. I think पहली बात तो ये कि I think कि ये एक complex topic है कि female gaze exactly क्या है, because female gaze एक homogeneous चीज़ नहीं है, एक चीज़ नहीं है।
क्योंकि जो फिल्म मेकिंग है, स्टोरी टेलिंग है, देयर इज़ ऑलवेज अ स्टोरी टेलर, एंड उस स्टोरी टेलर के लाइफ एक्सपीरियंसेस, पर्सपेक्टिव्स, वो सारे मुख्तलिफ होते हैं. तो आई थिंक कि ये आई थिंक कोई सिंगल ऐसी डेफिनेशन नहीं है कि फ़ीमेल गेज़ क्या है, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब औरतें फ़िल्में बनाती हैं तो वो डिफरेंट होती हैं. और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि प्रीडोमिनेंटली हम औरतों के बारे में स्टोरीज़ मेल गेज से देख रहे होते हैं. तो आई थिंक जब मैं अपने काम के बारे में सोचूं थोड़ा सा, तो मैं बल्कि अभी एक शूट करके आ रही हूँ और मैं सेवन में थी. और शूट मेरा इसके बारे में नहीं था लेकिन मुझे मौका मिला लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे जाने का. और वहाँ पर जब मैं गई और वो धमाल हो रहा था वहाँ पर, और एक तरफ आदमी थे और एक तरफ औरतें थीं, और औरतें जिस तरीके से हाल में गईं, उनकी हाल का जो नोयत था वो आदमियों से बहुत मुख्तलिफ था. उसमें एक दर्द भी था, एक कम्प्लेक्सिटी ऑफ इमोशन थी, एंड बस मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए वहाँ पर. मुझे लगता है वो एक माहौल भी था वहाँ पर, बट वो ऐसा नहीं था कि मैं नेसेसरली उनके लिए वो आंसू थे, वो मेरे लिए भी थे. वो जो इट फेल्ट कि वो एक कैथारसिस था, एक फीमेल एक्सपीरियंस का. और हालांकि मैं उनको फिल्म नहीं कर रही थी, लेकिन क्योंकि वो अभी मेरा एक्सपीरियंस था एक शूट के दौरान और अब हम यहाँ हैं और ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो समहाउ मुझे फ़ील हुआ जैसे मतलब ये चीज़ें कनेक्टेड हैं, बिकॉज आई थिंक स्टोरी टेलिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैथारसिस. एंड आई थिंक एज अ फिल्म मेकर एक किसी कहानी को समझने के लिए एक स्टेज एम्पैथी की होती है, लेकिन फिर मेरा ख्याल है उसके बाद एक स्टेज कनेक्शन का होता है, और फिर मुझे लगता है कि एज फिल्म मेकर्स हम पुल बैक भी करते हैं. बट इन ऑर्डर टू पुल बैक एंड टेल दैट स्टोरी यू हैव टू कनेक्ट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड इट. तो आई फील कि ये एक आई थिंक एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि जिस तरह वो औरतें एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही थी या मैं उनके साथ, इट वाज अ यूनिकली फीमेल एक्सपीरियंस. उसके अलावा आई थिंक अपने काम में मतलब मुख्तसर सा मैं कहूँगी कि आई थिंक इट्स नॉट जस्ट हाउ यू टेल द स्टोरी, बट इट्स द स्टोरीज यू चूज़ टू टेल. एंड आई थिंक स्पेशली जब हम अपनी फिल्में बनाने निकलते हैं, हम सबको पता है पैसे नहीं होते, आप खुद ही कर रहे होते हैं, आप खुद ही शूट कर रहे होते हैं, तो वो कौन सी कहानियाँ हैं जो हम बताना चाहते हैं. तो मेरे लिए मैंने कुछ इलेक्शंस में औरतों को फॉलो किया, बिकॉज टू मी दैट्स द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन आई वांट टू सी. सो आई गेस वो हर स्टेज पे वो इन्फॉर्म करती हैं चीज़ों को. वंडरफुल. फातिमा, आप अपने काम से क्या एग्जांपल्स देना चाहेंगी? Thank you. Adding on to what Tazeen just said, it's about the stories we choose to tell. I think mainstream, or if we call it, the male perspective of how you tell stories, you might, show a certain story, but उसके नीचे भी एक layer होती है, the human layer. और जब वो आप दिखाते हैं तो हम इसको we might call it the female gaze. Like if I talk about Kamli, so I don't know if a lot of people have seen it or not. It's the story of the women left behind when the primary, the male member of the family leaves. So one might say कि एक mainstream film उसके बारे में बन सकती थी कि इसकी journey क्या थी उस मर्द की, कि वो कहाँ गया और उसकी struggles वगैरह. But to me, I thought it's who is going to tell the story about the people that are left behind, and it's mostly women in our setting. And इस तरह की जब आप लेंस देखते हैं तो it's more difficult to look at, more triggering, emotionally triggering. It's heavier because then you deal with these subjects. तो हमें एक society के एक parallel ये चीज़ें नज़र आती हैं, which I think is why the female gaze is so important, the female lens is so important. क्योंकि mainstream में वरना हम ये windows into all of these small lives हम नहीं देख सकते. हम एक covered एक warped perception दिया जाता है चीज़ों का.
yeah, so और आई थिंक आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है फातिमा, जो फॉर एग्जांपल आपने कमली की मिसाल दी है। जब हम अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए भी जो है ग्राउंड पे जाते हैं, तो हम जब किसी भी सब्जेक्ट को यानी किसी भी थीम को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी भी स्टोरी को, किसी भी टॉपिक को फॉलो करने की पहले कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें भी अक्सर यही प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कि जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका किसी भी कम्युनिटी के मर्दों से ताल्लुक़ बनता है और वास्ता पड़ता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो कोई और सोशल जस्टिस इशू हो। पहले जो है वो सबसे पहले आदमियों से आप मिलते हैं, और अगर आप उनसे तकाजा ना करें कि आप हमें ख़वातीन से मिलाएं, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है, और डॉक्यूमेंट्री जो है वो मतलब आदमियों के वॉइसेस से ज़्यादा भर जाती है। और हर बार यही होता है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, किसी भी कम्युनिटी से मिलने की मैंने तो पिछले अपने 10 साल के करियर में जब भी कोशिश की है, तो बाकायदा 2-3 दिन की एफ़र्ट के बाद यू एक्चुअली गेट टू मीट द वुमेन, वो भी उस परमिशन के बाद कि जब मर्द हज़रात कहते हैं कि चलें अब हम आपको आप कह रही हैं तो हम अपनी ख़वातीन से जो है मिलाते हैं, और उसके बाद फिर आपको कहानी के बहुत से दूसरे रुख पता चलते हैं, क्योंकि आदमी जो है वो उनका दुनिया को देखने का नज़रिया, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। और इवन मतलब अगर हम पार्टीशन वगैरह की भी स्टोरीज़ को देखें तो उसमें भी हमें अक्सर ये नज़र आता है कि यानी जब आप रिसर्च के लिए भी जाएँ किसी सब्जेक्ट पे, तो लोग ये कहते हैं कि हाँ सही है आप औरतों से बात कर लीजिएगा, लेकिन वो तो पहले भी घरों में ही रहती थी, तो उनसे आप क्या पूछेंगे, मतलब हम बाहर निकल रहे थे तो हमने फ़लाने वायलेंस का सामना किया या फ़लाने वायलेंस का सामना किया। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़िद करनी पड़ती है कभी कभी, इवन इन व्हेन इट कम्स टू नॉन फिक्शन, आपको ज़िद करके औरतों तक पहुँचना पड़ता है, नहीं तो गेम तो वहीं पर एंड हो जाता है। निर्मल, टॉक अबाउट योर वर्क एंड द use of female gaze in your work. I think building upon what Tazeen said here, there is no like one singular or definite definition of female gaze, because there's no singular women experience in the first place. Class, ethnicity, race, ये सब चीज़ें भी count in हो रही होती हैं, and then like person to person vary. But I still feel कि कुछ चीज़ें collectively as a women, like especially when women are behind the camera, I feel that there is a far greater acceptance or even willingness to show things that are unpleasant or like not traditionally beautiful or pretty to look at. And I'm talking about everything from appearance to themes to conflict, anything, because I think, and that I feel comes, like it comes particularly from the women experience, because being a woman, you are like aapka, should I? हम 2 मिनट रुकेंगे क्योंकि शायद अजान तो आई थिंक अजान ख़त्म हो गई है, हम रिज्यूम करेंगे एब्सोल्युटली। हाँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, वो ख़त्म हो गई है, मैं सुन रही थी। हाँ, सो मतलब एज अ वुमेन आई फील कि हमारे एक्सपीरियंस में भी मतलब लाइक वी आर मोर एक्सपोज टू physical pain, to blood, to childbirth, and then non-literal ugliness in the form of कि आपको बाहर जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, एक पेट्रियार्कल सेटअप है, आपको हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, यू कॉन्स्टेंटली बीइंग टोल्ड और रिमाइंडेड दैट सम वे यू आर लेसर देन योर काउंटर पार्ट, और यूर लाइक ठीक है इक्वल हैं पर कुछ चीज़ एक थोड़ा सा डिग्री आप नीचे आ जाएँ, इस तरह की बातें आपको करने को मिलती है। तो आई थिंक because it also makes us immune to it kind of, but then when it comes to us writing those stories or creating those stories, तो फिर हम ज़्यादा willing भी होते हैं to show that on screen, where men, okay, where the mainstream or maybe men, they're more inclined towards showing something which is very pleasant to look at and very easy to digest and deal with. Like this is what I feel कि this particularly what you call female gaze, but then it doesn't always have to come from a woman. I think it can also come from a man, depending on the kind of experience you have had. Right, क्योंकि आई थिंक हमारा जो दुश्मन है वो मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स हैं रादर देन कोई वन पर्टिकुलर जेंडर ग्रुप है।
मेरा ये भी एक सवाल है एक्चुअली कि क्योंकि आप तीनों बहुत अमेजिंग काम कर चुके हैं और आगे भी डेफिनेटली करेंगे, आई वांट टू नो कि आपकी क्या इंस्पिरेशंस रही हैं, मतलब आर देयर स्पेसिफिक फिल्म्स और आई डोंट नो सम टीवी शो, सम टेली फिल्म, एनीथिंग फ्रॉम पाकिस्तानी टू बॉलीवुड टू साउथ एशियन टू अमरीकी, यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन, कोई भी ऐसा मीडिया प्रोडक्ट जो आपने कंज्यूम किया और आपको लगा हो कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वुमेन, और इट्स अ नुआंस्ड रिप्रेजेंटेशन of women or of anyone, but through the eyes or through the lens of women. Tazeen? Fatima, would you like to go? I'm still thinking, what do I think? I don't know if it's, I mean, I don't remember women, but I mean, Pakistan mein, when you look at the works of Jamil Dehlavi and Jami and Sarmat Khusat and is tarah ke filmmakers, so I mean, their stories are, considering कि हमारी इंडस्ट्री इस वक्त किस लेवल पे है, हमें यकीन नहीं आता कि अच्छा ऐसा काम भी साइड पे बन रहा है और बनता रहा है पहले इतने सालों से. So like all film freaks, my inspirations were Satyajit Ray, etc. etc. I can't pinpoint one right now. How about you, Tazeen? I think ये वही वाला सवाल आता है कि जब भी ये सवाल आता है you're like because in a way there's too much, so I think मतलब हमारे South Asian context में I think there's, I mean हमारे यहाँ there's people like Marine Jabbar, Sabiha Sumar, there's बहुत सा काम हो रहा है, and I mean amazing both of you, मतलब ये जो दोनों फिल्में हैं, so I mean I think that अब ये interesting है कि ये एक फिल्म है जो एक औरत ने direct नहीं की, लेकिन recently Joyland को देख के I felt the sensitivity towards the female character was really powerful, and very developed and very nuanced, so but हाँ, I think that वो inspiration तो मतलब बहुत ज़्यादा है, but it's a long conversation. It's a long conversation. What about you, Nirmal? What have you watched recently or in the past? देख के मज़ा आया हो? I mean, again, this is a very, I mean, because this is a panel talking about women, this film doesn't have a lot of female characters, really, and it's not written by a woman or directed by a woman, but there's this film, Indian film called Aligarh, if you've watched it. Yeah. And I, like, when I watched it, I think 4-5 साल पहले, मतलब मुझे उस चीज़ में ये था कि there is a conflict, something controversial there, and yet throughout the film, no matter where do you stand, like politically or what opinion you have, you empathize with that character. You feel bad for him. For those of you who have watched the film, how he's being persecuted, how he's being bullied, and I think that when I write my stories, I want to do that. There is a conflict, yes, but instead of bringing it to the foreground, it somehow remains and it's the human who's there, like you, and I think it's even okay. And I think that's what makes films universal, that even if you haven't experienced something similar to that, but you have gone through those emotions or through that kind of arc. So I remember like Aligarh, when I watched that film, it's one of like South Asia context, in recent times, that's one film that I found out, it's one of my favorite films, and films that I always keep going back to whenever I'm writing, to kind of like not copy it, but like to try to follow or take it, like उसको किस तरह से उसने उसको plot develop किया या characterization किया. और उसमें जो बारीकी है और मतलब film issue पे issue, it's not about the issue, it's about exactly, it's about not the the issue, experiences. it's the human who's more important. Yeah. मुझे ये भी बताएं आप तीनों प्लीज़ कि ये हम फीमेल गेज तो बात कर रहे हैं और हम लेंस ऑफ वुमेन भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने अपने बचपन से जितना सारा मीडिया
को कंज्यूम किया है उसमें से बहुत सारा काम जो है वो आदमियों ने बनाया है, उन्हीं की नज़र से हमने दुनिया को पहले देखा है। और ऐसा नहीं है कि ख़वातीन पहले काम नहीं कर रही थी या फिल्म्स नहीं बना रही थी या मीडिया नहीं प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन आई थिंक बहरहाल उनकी रिप्रेजेंटेशन तो पूरी दुनिया में बहुत कम थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है, लेकिन अभी भी किसी भी तरह से जो है वो इक्वल नहीं है। हमारे पाकिस्तान में तो स्पेशली फिल्म्स में जितनी मुश्किल से औरतें आती हैं और फिर उनको भी जिस तरह जेंडर रोल स्पेसिफाई करके दिए जाते हैं कि या तो आप एक काम करेंगे या आप दूसरा काम करेंगे। हमें डायरेक्टर्स जो है वो स्पेशली आई वुड से फिक्शन में तो कम नज़र आते हैं, हमें उनको प्रोड्यूसर रोल्स में ख़वातीन नज़र आती हैं, राइटिंग के रोल्स में नज़र आती हैं। तो उसके भी मतलब फ़िल्म में आ जाना काफ़ी नहीं है, लेकिन फ़िल्म के अंदर भी जो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स हैं, टेक्निकल जो फील्ड्स होती हैं उसके अंदर बहुत कम औरतें हैं। बहुत कम औरतें हैं जो एडिटर्स हैं, बहुत कम औरतें हैं जो कि डीपी हैं, और लाइटिंग और गैफर्स और ये सब तो मेरे ख्याल है नहीं है। साउंड में बहुत कम लोग हैं, या तो आर्ट डायरेक्टर औरत होती है या बस फिर वो नहीं होती। आप ये भी बताएं कि ज़ाहिर है आपने तो इतना मीडिया, हम सब ने मीडिया कंज्यूम किया है, और अभी हम इंस्पिरेशंस की बात कर रहे थे तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि सबकी बहुत डिफरेंट तरह के आंसर्स थे। और ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन है गेज़ का कि किसकी नज़र है और ये किसी गोरे की ने रिप्रेजेंट किया है हमें या हमारे अपने किसी शख्स ने रिप्रेजेंट किया है, फिर हमारे अपने ने भी किया है, तो आदमी ने किया है, औरत ने किया है, ट्रांस पर्सन ने किया है, उसकी अपनी वेरिएशंस हैं। और ट्विटर पे रोज़ाना जो है वो इस बारे में लड़ाई होती है कि आपको नहीं फ़िल्म बनानी चाहिए और आपको नहीं फ़िल्म बनानी चाहिए और सिर्फ मैं बना सकता हूँ या मैं भी नहीं बना सकता, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट। तो ये एक बहुत हॉट किस्म का टॉपिक है और इसमें लोगों को आई फील लाइक बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। कभी कभी तो फिल्म ही ऐसी बनी होती है कि गुस्सा लगता है कि जायज़ ही है उसको देख के कि ये क्या बना दिया है। बट आप मुझे ये बताएं कि आपके अपने करियर्स में, और आप ऑब्वियसली आप सबकी जो स्टूडेंट लाइफ रही है उसमें भी आप फिल्म और कम्युनिकेशन और इस तरह के काम करते रहें, मुझे बताएं कि आपकी ये जो दुनिया को देखने की नज़र है, या दुनिया को बारीकी से देखने की नज़र है, या औरतों को ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट के बजाय ग्रेज में देखने की नज़र है, या पूरी दुनिया को इन द ग्रेज देखने की नज़र है, ये किस तरह इवॉल्व हुई है और आपके काम का प्रोसेस इस वक्त किस तरह का है? मतलब क्या आपको लगता है कि जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट यू वर बॉर्न अ वुमन आपके अंदर आपकी नज़र में वो बारीकी है, या ये एक प्रैक्टिस है जो आप क्रिटिकली जिसको आप अप्लाई करते हैं जब भी आप कोई एक पेज लिखने के लिए बैठते हैं, या तज़ीन जब आप नॉन फिक्शन की दुनिया में कोई स्टोरी ढूंढने के लिए निकलती हैं, तो आप थोड़ा ये समझाएं कि आपका प्रोसेस कैसे इवॉल्व हुआ है। और ये सवाल मैं ख़ास तौर पे इसलिए पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और मुझे ये लगता है कि हमारे जो इस वक्त जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं या मीडिया क्रिएटर्स हैं, जो इस वक्त 20, 21, 19 साल के हैं, मुझे तो लगता है कि लोग बहुत ओवरवेल्म्ड हैं क्योंकि हर कोई ट्विटर कंज्यूम करता है, हर कोई उस लड़ाई को देखता है और हर किसी को लगता है कि मैं तो अब फिल्म कैसे बनाऊं, मैं तो फिल्म बनाऊंगा या बनाऊंगी तो कैंसिल हो जाऊंगी क्योंकि क्या मैं ये वाली फिल्म बना सकते हैं नहीं। सो वाइल आई एम नॉट आस्किंग यू टू कॉमेंट ऑन दैट एंटायर थिंग फॉर नाउ एट लीस्ट, आई वुड रियली लव टू नो कि आप अपने काम में वो प्रैक्टिस कैसे लाते हैं और आप कैसे कोशिश करते हैं कि आपके काम में एक क्रिटिकलिटी हो जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ना नज़र आती हो। निर्मल, व्हाई डोंट यू गो अहेड प्लीज? Just to kind of make sure, because how do I bring my own experience and try to, so if I give an example from my Zindagi Tamasha, even though I know you haven't watched it, because yes, we are filmmakers professionally, we have been to film schools, but on most days we are the audience, we are consuming media from TV, OTT, film, and like आपके अंदर वो एक रेजिस्टेंस की वो आ जाती है, बिकॉज व्हेन यू कॉन्स्टेंटली सी अ सर्टन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जैसे आप बताए थे कि ब्लैक एंड वाइट है, सो आइदर यू आर अ गुड वुमेन और यू आर अ वैम्प, और इफ़ यू आर अ गुड वुमेन देन यू हैव टू बी, यू डोंट डू एनीथिंग, विच आप बस बैठे हैं, आप दूसरों के इंतज़ार में कि उनको कब
रियलाइज़ होगा कि वो आपके साथ जुल्म करना छोड़ दें, तो आखिरी एपिसोड में वो आपके साथ जुल्म करना छोड़ देते हैं, तो आप उनको माफ़ कर देते हैं. सो मुझे उस चीज़ से बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन होती थी. सो व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट चांस टू राइट, आई रिमेंबर बैक देन, मतलब back then I was much younger and I guess stupid and also but very angry as well. But तो दो चीज़ें थी कि I was very clear कि women in my story they can't be perfect. Like they have to be self-sabotaging. They have to be like they're not evil, but there is like a destructive energy that there is. और फिर उसके बाद like they would be impulsive, they would be consumed by their emotion and they won't care कि oh we have to make the sacrifice or we have to do the right thing. So मतलब that was one thing that I wanted to resist without making that character a vamp or a bad woman or मतलब वो चीज़ थी, because real life में we all do both good things and bad things and things that we then maybe later on regret. And there are things that we do while we are aware that this is not the right thing to do, but we are so overcome by a certain emotion that we still go ahead and do it. So वो I think characterization के अंदर मुझे वो था कि नहीं, it can't be a perfect way. And from everything I remember I wanted my the Iman Suleiman played this character and I would write it in the screenplay that she doesn't have perfect, like her hair are not brushed, because she can't have, because every time you see women on screens in Pakistan, like वो सो के उठी हैं, कुछ भी हो रहा है, they would have this perfect blow dried hair. Perfect hair. Yeah. So, and I would write that in the screenplay के अंदर कि उसके बालों पे brush नहीं हुआ. So that was, I mean, that was my way of resisting what I had grown up watching. So yeah, that was one. Sorry. How about you, Tazeen? And I think maybe just आपकी बात से ही connected. I think ये जो gaze आती है उसमें मतलब एक तो characterization होती है, but I think it's also the way we see relationships. And I think वो भी बहुत ज़्यादा जो dynamics होते हैं, जो context set होता है, और फिर हमारी stories की resolution कैसे होती है, मुझे लगता है कि वो बहुत different होता है than a lot of the stuff that वो जो एक forced resolution. Oh, sorry, am I out of the mic? जी. But I think Haya, अगर मैं अपनी बात करूँ, because obviously documentaries में थोड़ा सा different है, तो personally तो मतलब मैंने पहली फिल्मी जो documentary बनाई थी वो औरतों के बारे में थी, वो farmers थी, was 3 generations of women farmers. And I think मेरे लिए I've always wanted to tell women's stories because I understand them, but I think वही बात है कि perspective की definitely बात होती है. मतलब I'm a feminist, I'm in some ways a socialist feminist, so I feel कि वो चीज़ें definitely मेरे काम को inform करती हैं और उन choices को inform करती हैं कि आप दुनिया को किस तरह देख रहे हैं, so yeah. Fatima. Yeah. अब जो आपका जो सवाल था कि subconsciously वो male gaze हम maybe क्योंकि हमने इतना मीडिया उस तरह का consume किया होता है, तो do we have to make like a conscious effort to get rid of that? I think I have to, because subconsciously काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे perception में फंस जाती हैं. So whenever I'm writing, I have to constantly keep, checking it. Ke, is this the authentic experience that this character would have had? And I think when you're writing fiction, regardless of what gender you're from or what ethnicity, where आपके जो भी world है, I think you have to let it consume you. You have to think उनकी experiences से. तो अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि this person can't write this story. Like if a male can write a female-centric story, or if I can write a man's story. Of course, my experiences are different than what a man would have had, but this is where your research comes in and your unbiased characterization comes in. You have to be true to the experiences that character would have had without forcing your lens onto it, and it's a lot of hard work. I think it takes years to practice, but then again, all experiences are human at the basic level. I mean, there are women, men,
thing, parts in all of us. So it is a conscious effort. फातिमा आपसे तो मुझे ख़ास तौर पे ये भी सवाल करना है कि हमने राइटिंग की काफ़ी बात की तज़ीन, मैं आपके पास भी आऊँगी रिगार्डिंग लेंसिंग एंड एक्चुअली फिल्मिंग पीपल, बट आप मुझे फातिमा ख़ास तौर पे बताएं कि आप एडिट भी करती हैं और आप कलर भी करती हैं। उस वक्त किस तरह के फ़ैसले पोस्ट में हो रहे होते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्म मेकिंग इज़ the beginning pre-production and then the set or the shoot, और हमें लगता है कि बस फिल्में खुद से कट के एडिट हो जाती हैं और वो बन जाती हैं। आप बताएं कि पोस्ट में फिक्शन में, क्योंकि कहने को तो एक स्क्रिप्ट है और आप उसको फॉलो कर रहे हैं और वो शूट हो गया है, उस वक्त किस तरह के फैसले आपने किए हैं या आपने होते हुए देखे हैं जो कभी किसी फिल्म में और ज़्यादा बारीकी लाते हैं या बारीकी छीन लेते हैं उसके नैरेटिव से? So ये जो कहते हैं कि फिल्म बनती ही एडिट टेबल पे है, आई मीन दैट एक्चुअली एक्सप्लेन्स कि हाउ इम्पॉर्टेंट एडिटिंग इज़ टू अ फिल्म। देखिए अक्सर अगेन आई डोंट नो इफ इट्स अ जेंडर थिंग, बट मेन स्ट्रीम और फिर आपका उसका एक लाइक यू नो यू हैव टू गो अगेंस्ट व्हाट you've सीन, एक वो जो कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा हम कंज्यूम करते हैं, अगर आप एक सच्ची कहानी सुनाना चाह रहे हैं तो आपको उससे हट के निकलना पड़ता है, और एडिटिंग हैज़ अ बिग रोल टू प्ले इन इट, कलर ग्रेड हैज़ अ बिग रोल, आई वर्क मेनली एज अ कलरिस्ट। तो अगर मैं कलर की बात करूँ फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके पास चॉइस होती है, डू यू वांट टू मेक दिस शॉट लुक मोर ब्यूटिफुल और डू यू वांट टू मेक इट look like what the character is feeling at the moment, you know, and maybe you have to compromise on the beauty aspect of it, even though I still find it beautiful, but you know, if you want your character to have glossy shiny skin, but no, she's in a miserable state, so you don't want to do that maybe. And this is where I think you have to challenge the mainstream. Aapko apne characters ko, your framing, your colors, your editing, again editing mein you have the choice to show what you want to emphasize on, right? आपने देखा होगा montage, अगर इस कैरेक्टर की आप if you want to look at a character from a male gaze, you edit it in a certain way, you use certain colors, you use certain lights to emphasize the male gaze. There are numerous examples of that in the commercial cinema, but if you were to show a more realistic, more human representation of it, you would perhaps edit it in a more, you know, slower pace, more gritty, more raw. And again, taking my work as an example, Kamli mein, the colors of the film are exactly in sync with the protagonist, Hina, who is played by Sabaa Qamar, her psychological state. Shuru mein you see the house being very warm and welcoming, and towards the end of the film, it's blue, it's cold, it's uncomfortable. So, but I had the choice to make it look scenic, you know, the location was beautiful. I could have made it look like a beautiful travel log, but this is where I think you have to be true to the character, and this is how post-production helps in your vision. Yeah, and it is so crucial to convey the mood of what's happening in a film. Otherwise, you can always make it look like a biscuit ad. Of course. Shot in a beautiful part of the country. Tazeen, आप जो हैं for a long while you have also shot your films and other films yourself. So you've been a DP and also you work with DPs as a director. So and obviously documentary में crews बहुत छोटे होते हैं, 2-3 लोगों का size होता है, crew size होता है, और आपके हाथ में कैमरा हो या ना हो, अगर आप फिल्म्स डायरेक्ट करती हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज डायरेक्ट करती हैं, तो आप वो फैसला कर रही होती हैं कि किस तरह से किसी को फिल्म करना है एक्टिवली. Talk about I don't want to necessarily ask you about like examples of your work, but talk about the approaches जो आपने ली हैं कि भाई इस शख्स की फ्रेमिंग यूँ होनी चाहिए क्योंकि वरना तो ये ऐसा लगेगा. अगर आपके पास कोई मिसालें हैं तो हम उससे ज़रूर सीखना चाहेंगे. आई थिंक ये एक मुश्किल सवाल है बिकॉज मतलब because obviously documentaries में you know as you know very well, I mean पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि आप you're telling a story from real life, और पहली चीज़ तो यही होती है कि आप कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं जिनको आप फिल्म कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, and I think
उसी समझ और सेंसिटिविटी के थ्रू आप लेके चलते हैं. मतलब इट इज़ मतलब एक शूट जो है वो एक इवॉल्विंग रिलेशनशिप है. वो चाहे आपका 5 दिन में हो रहा है या वो आपका ओवर द कोर्स ऑफ 6 months हो रहा है. एंड आई एक्चुअली थिंक कि आप the way you film becomes informed by that. How close do you go to someone? Understanding what is okay to film and what is not okay to film. I think ये एक बहुत बड़ी चीज़ है डॉक्यूमेंट्री में. कभी कभी आपको ऐसी sensitive situations नज़र आती हैं and I've chosen to turn the camera off. You know, and हालांकि बहुत ड्रामा होता है, but the time I've spent with that person, my understanding was that maybe they do not want this. कि एक imposition वाली तो I think documentaries तो मतलब जिस तरह हमारी फिल्म ही चेंज होती रहती है उस तरह हमारा relationship change होता रहता है. And I think how we film is influenced by that. और आई थिंक वो जो एम्पैथी है वो तो बहुत ही वो तो हर तरह की स्टोरी टेलिंग में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन सम वेज डॉक्यूमेंट्री में वो रियल टाइम में एक्सरसाइज हो रही होती है. और अगेन आई थिंक डॉक्यूमेंट्री में मतलब आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ कि जिस तरह की आपको ट्रेनिंग दी जाती है फिल्म स्कूल में या डॉक्यूमेंट्री स्कूल में, या जब हम डॉक्यूमेंट्रीज़ देखते हैं या जिन डॉक्यूमेंट्रीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया में, उसमें अक्सर हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि बारीकी वाले एक्सेस को सेलिब्रेट किया जा रहा हो. मतलब यू नो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इतना मिलिटेंसी और इतनी जंग रही है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और हमेशा गोरे वॉर फोटोग्राफर्स और वॉर फिल्म मेकर्स, वॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को इसलिए सेलिब्रेट किया कि दे वर द फर्स्ट एंड द क्लोजेस्ट. मतलब बिल्कुल इसी एक्सेंट में उनको सेलिब्रेट किया गया है हमेशा कि बस वो आगे पहुंच गए अपना कैमरा लेके और वो दे धनाधन हर चीज़ को फिल्म करते गए, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो. और स्पेशली अगर वो उनकी तरह का नहीं था, वो अगर एक, मुझे तो ये लगता है बहुत स्ट्रांगली कि अगर वो एक ब्राउन शख्स है तो उसको तो बस हर वल्नरेबल स्टेट में जो है वो फिल्म किया गया है और उसको एक्सेस कहा गया है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे. और उस एक्सेस की बुनियाद पे उन तमाम फोटोग्राफर्स को, उन तमाम फिल्म मेकर्स को बहुत पजीराई मिली है. और वो अक्सर फिल्म मेकर्स हमारी दुनिया से भी नहीं होते, वो हमेशा ग्लोबल नॉर्थ के लोग होते हैं. और उसमें औरतें भी होती हैं, आदमी भी होते हैं, लेकिन अक्सर एक गोरा आदमी होता है. पिछले 22 सालों में तो मैंने डेफिनेटली ये देखा है, स्पेशली पोस्ट 9/11 सिनारियो में. तो आई थिंक जब अपने लोग फिल्म बनाते हैं तो उसमें वो एक जो लिहाज की जो स्पेस है वो भी ज़्यादा होती है. और आई थिंक आई फील लाइक फॉर द लॉन्गेस्ट लिहाज को बुज़दिली समझा गया है या बारीकी को बुज़दिली समझा गया है. राइट, आई फील लाइक इन सम वेज फिक्शन में भी कि भाई आपको कोई बात कहनी तो आप बस खुल के कहना, लेकिन भाई हर बात खुल के तो नहीं होती. बातें हमारे घरों में भी हर बात तो खुल के नहीं होती. बातें लेयर्स में हर रोज़ एक नया शोशा छोड़ा जाता है और फिर फाइनली कुछ एक्सपोजिशन होती है. तो आई थिंक डॉक्यूमेंट्री में तो स्पेशली एक अलग तरह की नज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो नज़र सिर्फ ये नहीं है कि कौन कैसा लग रहा है ऑब्वियसली, बट ऑल्सो कि किसको कैसा महसूस होगा अगर इस वक्त इसके चेहरे पे हम कैमरा रखते गए. जो कि आई कैन ईज़िली से कि आई थिंक 15 साल पहले तो उसके बारे में बात भी नहीं होती थी. उन फिल्म मेकर्स को तो थोड़ा सॉफ्ट सा समझा जाता था जो ख्याल ही करें बस हर किसी का. आप लोग मुझे प्लीज़ ये भी बताएं कि ऑब्वियसली काम आप सबके रिलीज़ होते हैं, आपको आई एम श्योर आपको फीडबैक भी मिलता होगा ऑडियंस की तरफ से और फिल्म मेकिंग कम्युनिटी की तरफ से. बिकॉज़ ये क्लोजिंग पैनल है, इसके बाद सिर्फ मस्ती होनी है यहाँ पे. आप ये बताएं कि इस पूरे फेस्टिवल की भी जो है वो थीम रही है कम्युनिटी कनेक्शन एंड केयर. आई थिंक बाय थ्रू द फिल्म्स दैट वी मेक, आई थिंक we try to connect different worlds with each other and different people with each other. And I think the kind of work especially the three of you have done, it requires a lot of care, and the care is very it's very much reflected in the work that you've produced so far. But I want to touch upon community a little bit. आप ये बताएं कि क्या आपको महसूस होता है कि जब आप लोग एज फिल्म मेकर्स या एज आर्टिस्ट या एज क्रिएटिव्स, एज स्टोरी टेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो क्या ये भी आपकी गेज को इवॉल्व करने में मदद करता है, या डू यू आई मीन एंड इट्स ओके इफ़ यू डोंट केयर मच अबाउट कम्युनिटीज़, कम्प्लीटली फाइन. आप ये बताएं कि मतलब आपको क्या लगता है कि क्या कम्युनिटीज़
को फिल्म मेकिंग कम्युनिटीज़ को साथ उनकी जुड़त करने से भी हमारी क्या गेज़ पे फ़र्क पड़ता है, या आपको लगता है कि ये अकेले बैठ के सोचने का, अपने आप पे रिफ्लेक्ट करने का, अपने अंदर झांक के ये एवोल्यूशन ज़्यादा होती है? वट एवर यू माइट वॉन्ट टू से, निर्मल, वाई डोंट यू गो अहेड फर्स्ट प्लीज़? मतलब आई तो एक्चुअली स्ट्रांगली बिलीव कि फिल्म कलेक्टिवली बनती है. मतलब मेरा एक प्रॉपर आइडियोलॉजिकल स्टांस है कि जिस सिनेमा के अंदर ऑथर की बहुत बात होती है, सिंगल ऑथर ऑफ अ फिल्म. आई लाइक स्ट्रांगली डिसएग्री विद दैट बिकॉज देयर इज नो सिंगल ऑथर. You have a director, you have a writer, you have a cinematographer, then you have an editor, then you have a colorist, as Fatima talked about, कि they come and they add a new layer because now they're dealing with the psychological state of the protagonist. So certainly I think, and I feel कि when whoever is like, of course you do have one person leading the project, whether it's the, for films it's a director, or for TV shows it's like a showrunner or something. Like I've been on many sets पे बहुत कम काम किया, but on sets where I saw कि directors were willing to listen to what others had to say, and there was no वो मतलब कई दफ़ा वो ऐसा एक उनका attitude होता है कि you are very reluctant to even go and suggest something. तो वो I see कि like some very brilliant suggestions come from people you least expect from. और again मतलब like a film that I wrote, uske andar I remember there was like one of my favorite scenes from that film. It's shot entirely like differently from the way I wrote it, and it was because us point pe art director ne kuch suggest kiya, and they changed it that way, or wo matlab it has become my favorite scene from the film. So I certainly believe कि community जब आप एक film, because कम से कम 10 लोग तो आ रहे होते हैं एक short film में भी, मतलब किसी ना different stages पे ही हो, शायद इकट्ठे ना हो तो वो आते हैं. I think it's very important कि all of them feel as if it's their film as well, और सिर्फ director या producer या lead actor ही ना समझ ले कि बस ये मेरी film है, जो मैं कहूँगा या कहूँगी वही होगा. So I think that's important. कि सब That is I think a beautiful thought कि आप ये कह रही हैं कि फिल्म बनाने का एक्ट अपने आप में कम्युनिटी एक्टिविटी है. और आई थिंक जो प्रोड्यूसर्स एक्चुअली स्पेशली आई थिंक जो डायरेक्टर्स उसको एज अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट देखते हैं, आई थिंक उनका काम अलग नज़र आता है. और फिर वन पर्सन्स थॉट्स एंड अदर पीपल, आई थिंक उसमें थोड़ा डिटैच भी होना पड़ता है, बिकॉज नेचुरली इफ़ यू आर डायरेक्टिंग समथिंग एंड आपका नाम सबसे पहले आएगा. इफ़ यू हैव रिटन समथिंग यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लूप्रिंट. तो एट टाइम्स इट डज बॉदर यू, समबडी वांट्स टू चेंज इट, बट देन आई थिंक फिर वहाँ पे दैट ईगो नीड्स टू take a back seat, and you need to actually, even if you think it doesn't make sense, तो आपने भी तो कुछ गलत किया होगा, तो दूसरों को you never know कि when the final product comes together, like everything goes well and gels in together. तो वो मुझे लगता है कि like it's a very good exercise film के अंदर, especially for people who are socially not मतलब उनको नहीं इतना समझ आती. तो I think film really teaches you to do like achieve that or something like that. work with people. Fatima. I agree with what Bano just said, that film is a collaborative medium, and especially अगर fiction में आपको इतने सारे different characters जो शायद आपकी अपने experiences से नहीं बने, you need to have that knowledge, that raw material from other people, even though it's charged with your own emotions. पर आप isolation में वो कर सकते हैं बाद में, but it's very important कि आप उस community से कि उनका perspective, उनके emotions, you get them. And if you don't, you're just stunting your growth, because if you don't, reach out, you don't speak to other people, आप अपने ही bubble में रहते हैं, and you just, and I've seen that with a lot of filmmakers who do that, कि उनका काम maybe evolve नहीं होता as per the times are changing. What my experiences are, but if I'm writing about somebody who's 10 years younger than me, I can't. It will be a very forced, मेरा perception होगा, अच्छा ये वाली generation किस तरह की है, इनको शायद नहीं पता, और जो कि हम सब ऐसे करते हैं. Unless I, have that person, if I don't know how that person thinks, how can I just, write about that person? So it's very important कि the community, the research, the collaborative
element to film. Listening to people apart Yes, from listening and having the tolerance and the ability to let your own ideas be flipped over like 180 degree. मतलब लोगों में ये नहीं हो, but it's a very hard thing. It's hard for me too, because everybody goes with a certain perception with their own. I mean, it's inevitable कि आपके अपने experiences उसको नहीं shadow करेंगे, वो करेंगे, पर उनको हटा के फिर किसी की reality को समझना और फिर अपने emotions में उसको paint करना. It can't be done alone, for me at least. आई थिंक हाँ लचक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और आई थिंक हमारा जो स्टीरियोटिपिकल इमेज है फिल्म डायरेक्टर का, वो एक ज़िद्दी शख्स का है जो कि बस किसी की भी नहीं सुनता और वो उसको पता होता है कि उसको जो बनाना है, बट हर बार ऐसा शायद नहीं होता. अगर वो सुने तो शायद ज़्यादा इवॉल्व काम हो. तज़ीन, आप फाइनल बात कहेंगी अबाउट कम्युनिटी एंड गेज किस तरह इवॉल्व हो सकती है अगर फिल्म मेकिंग कम्युनिटीज़ जुड़ें और बने? बिल्कुल. आई थिंक आई मीन मेरा ख्याल है फिल्म मेकिंग कम्युनिटी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई मीन वही हमारे सहारे हैं, हम एक दूसरे के साथ बर्हास कर सकते हैं. यू नो, आई थिंक फॉर मी एंड यू बोथ, finding more women documentary filmmakers I think was really special for us. But I think filmmaking communities का form होना और strengthen होना वो crucially important है, इसलिए भी कि फिल्म एक ऐसा मीडियम है और एक बहुत मेन स्ट्रीम मीडियम भी है, इंडी मीडियम भी है, लेकिन वो मतलब एग्जिस्ट करता है हमारे पावर स्ट्रक्चर्स के अंदर, हमारी इकोनॉमीज़ के अंदर. तो कौन फिल्म बना रहा है, पैसे किसको मिल रहे हैं, कौन सी फिल्म सेंसर हो रही है. अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे और हमारी बॉडीज़ नहीं बनेंगी तो हम रेजिस्ट कैसे करेंगे. मतलब censorship is a major problem and it's arbitrary, it makes no sense, it happens just like this, you know. So मतलब हमने जगह कैसे बनानी है, अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है वो पॉसिबल नहीं है. अगर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर फिल्में तो बनती जाएंगी, लेकिन वो शायद वो चीज़ें ना हो जो हम एक्चुअली देखना चाहते हैं और जिसमें हमें अपना सच नज़र आता हो इन सम वेज, वेदर इट्स फिक्शन और नॉन फिक्शन. ऑन दैट नोट, आप सबका बहुत शुक्रिया. आप लोग बहुत पेशेंस वाले लोग हैं. थैंक यू सो मच निर्मल, बहुत शुक्रिया तज़ीन, एंड थैंक यू फातिमा for being such wonderful filmmakers, for existing and for being here. Thank you so much. Thank you.